क्लास 8वीं के स्टूडेंट्स, जय हिंद। स्टूडेंट्स, आज हम आपके इतिहास पाठ्य पुस्तक के चैप्टर नंबर 3 की विधिवत शुरुआत करते हुए भारत में नील की खेती, उससे जुड़ी तत्कालीन अंग्रेज सरकार की जो नीतियां थी और किसानों पर नील की खेती से जुड़ी समस्याओं और अंतत्वगत्वा फाइनली 1859 1860 है ना, 1859 1860 के दौरान जो भारत में पहला किसान विद्रोह हुआ, जिसे हम लोग नील विद्रोह या इंडिगो रिवोल्ट के नाम से जानते हैं, उसका हम अध्ययन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपको यह जानना बहुत ज़रूरी है कि अंग्रेज बागान मालिकों द्वारा नील की खेती करने एवं उनके ही द्वारा तय की गई कीमतों पर, जी हाँ, खेती करवाने वाले भी वही लोग होते थे और उसका मूल्य तय करने वाले भी वही लोग होते थे, है ना। तो इस प्रकार से भारतीय किसान नील की खेती जो मजबूरी में करते थे और इससे उनकी आर्थिक स्थिति का जो नुकसान हुआ, तो इन सभी बातों का अध्ययन हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि इतिहास पाठ्य पुस्तक के लिए जो वीडियो सीरीज मैं तैयार कर रहा हूं, उस वीडियो सीरीज का यह 25वां वीडियो है और इसमें हमारा मुख्य फोकस जो है वो नील विद्रोह पर होगा, जिसको हम लोग इंडिगो रिवोल्ट कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, आप स्क्रीन पे फोकस करें। देखिए, भारत में नील का उत्पादन है ना, तो इसमें हम लोग को जानना है कि हाउ वाज इंडिगो कल्टीवेटेड इन इंडिया। भारत में जो नील की खेती है वो कैसे होती थी। तो थोड़ा हम लोग पहले जान लें कि नील है क्या चीज़। ठीक है। तो नील, जिसको हम लोग अंग्रेजी में इंडिगो कहते हैं, एक प्रकार का रंजक होता है, डाई होता है। ठीक है, मतलब कि इससे रंग तैयार होता है। तो स्टूडेंट्स, इसका जो वानस्पतिक नाम जो है वो है इंडिगोफेरा टिंक्टोरिया, है ना। इंडिगोफेरा टिंक्टोरिया इसको हम लोग कहते हैं, इसका वानस्पतिक नाम है। ठीक है। भारत में नील की खेती बहुत प्राचीन काल से होती रही है और जो नील है वो मुख्यतः उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाया जाता है। तो स्टूडेंट्स, भूगोल की पाठ के अंतर्गत आप लोग उष्ण कटिबंध के बारे में आप लोग जरूर जाने होंगे। तो मैं प्रयास करता हूं कि थोड़ा सा उष्ण कटिबंध के बारे में भी आप लोगों को बता दूं। स्टूडेंट्स, आप स्क्रीन पे देखिए, यहां पे कटिबंधों को दर्शाते हुए एक रेखा चित्र तैयार किया गया है। ठीक है। तो ये एक पृथ्वी है ना, और पृथ्वी के देखिए उत्तर की ओर उत्तर ध्रुव और दक्षिण की ओर दक्षिण ध्रुव है, और जो ठीक बीचों बीच एक रेखा खींची हुई है स्टूडेंट्स, वो है विषुवत रेखा। ठीक है। अब आप विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर की ओर जाएंगे, है ना, जिसको हम लोग कर्क रेखा कहते हैं, और उसी तरह से विषुवत रेखा यानी 0 डिग्री से 23.5 डिग्री हम लोग दक्षिण की ओर जाएंगे, जिसको हम लोग कहते हैं मकर रेखा। तो इन्हीं कर्क रेखाओं और मकर रेखाओं के ठीक बीच का जो भूभाग होता है, पृथ्वी का जो भूभाग होता है, उसको हम लोग टोरिड जोन कहते हैं, यानी कि उष्ण कटिबंध कहते हैं। तो ये जो नील है, तो नील की खेती मुख्यतः टोरिड जोन में ही होती है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप समझ रहे होंगे कि भारत में नील की खेती होना बिल्कुल, मतलब एक तरह से देखा जाए तो मौसम के हिसाब से सही है, क्योंकि भारत जो है वो उष्णकटिबंधीय देश है ना। अब आगे जानने का प्रयास कीजिए स्टूडेंट्स। देखिए, 13वीं सदी है ना, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहेंगे 13th सेंचुरी, 13वीं सदी तक ब्रिटेन, फ्रांस, इटली आदि देशों में
कपड़ों की रंगाई के लिए ज्यादातर भारतीय नील का ही प्रयोग किया जाता था। तो 13वीं शताब्दी का मतलब होता है स्टूडेंट्स 1201 से लेकर के 1300 तक का समय। यदि हम लोग भारतीय इतिहास का यदि हम लोग अध्ययन करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि ये जो समय है वो दिल्ली सल्तनत वाला काल है ना। तो उस जमाने में भी भारत से नील जो है वो यूरोपीय देशों को जाता था। ठीक है, तो यूरोपीय देशों में भारतीय नील की बहुत मांग थी, इसकी कीमत भी काफी ऊंची थी। तो जब मांग अधिक होगी तो कीमत तो ऊंची होगी ही। तो इसका कारण यह था कि भारतीय नील का उच्च गुणवत्तापूर्ण होना, मतलब भारतीय जो नील है उसकी क्वालिटी काफी अच्छी थी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे फिर आप स्क्रीन पे फोकस कीजिए। नील से सूती कपड़ों यानी कि कॉटन फैब्रिक में पीलेपन को दूर किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स, आप लोग अपने जो सफेद वस्त्र हैं, आपका जो वाइट शर्ट होता है ना, सफेद कपड़ा चाहे वो कोई कुछ भी हो, है ना, उसको उसमें आप लोग नील डालते हैं। तो आज के समय में स्टूडेंट्स आप लोग नील के जगह पे केमिकल का प्रयोग करते हैं। हम लोग जैसे बाजार में उजाला नील इस तरह का जो मिलता है, तो ये सारे केमिकल्स हैं, वो वास्तव में वो नील नहीं है जिस नील की बात हम लोग कर रहे हैं। तो आज स्टूडेंट सच पूछिए तो बहुत तरह के केमिकल्स आ गए हैं जो कि डाई का काम करते हैं, जो कि रंजक का काम करते हैं, है ना। लेकिन उस जमाने में जबकि सूती वस्त्र के जो फैक्ट्री होते थे खास करके इंग्लैंड में, तो वहाँ पे सूती कपड़ों को में जो पीलापन होता है, उसके बनाने के बाद उसमें एक पीलापन होता है, उस पीलापन को दूर करने के लिए नील का प्रयोग किया जाता था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह चूर्ण और तरल दोनों रूपों में प्रयुक्त होता है। भारतीय उच्च गुणवत्तापूर्ण नील से कपड़ों में जबरदस्त चमक आ जाती थी। चूंकि भारत से यूरोप काफी दूर है, अतः पहले तो यह बहुत कम मात्रा में यूरोप के बाजारों तक पहुंचती थी। तो एक समय था जब यह कम पहुंचती थी, लेकिन जब अंग्रेज भारत में खुद आकर रहने लगे तब तो फिर भारत में वो लोग खेती भी करवाने लगे, नील की खेती भी करवाने लगे, और यहाँ से नील अंग्रेजों को काफी सस्ते दाम पर उपलब्ध हो जाने लगा। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर आप स्क्रीन पे फोकस कीजिए। चलिए नील और नील के पौधे की विशेषता को समझते हैं। नील का पौधा कैसा होता है और नील कैसा होता है। ठीक है, तो नील जो है वो रंजक का मूल प्राकृतिक स्रोत है। नील क्या है? एक तरह का प्राकृतिक स्रोत है। क्या चीज का? रंजक का, यानी कि डाई स्टफ का, डाई का। ठीक है, और ये भी जान लीजिए कि नील के पौधे जो हैं वो लेग्यूमिनस श्रेणी के होते हैं, है ना। लेग्यूमिनस पौधे जैसे कि दाल होते हैं उसी तरह से, तो ये लेग्यूमिनस श्रेणी के होते हैं जो कि मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। तो उपजाऊ तो ये बनाते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन ये क्या करते हैं कि अधिक मात्रा में उपजाऊपन को ये खींच लेते हैं। तो लगातार जब इनका हम लोग उपयोग करते हैं, लगातार यदि इसकी हम खेती करते हैं, तो उन खेतों में फिर धान या दूसरी फसलों को उपजाना बहुत मुश्किल भी हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे देखिए। नील के पौधों की जो ऊंचाई है वो 1 से 2 मीटर होती है। मतलब बहुत बड़े बड़े मतलब इसके पौधे नहीं होते, छोटे ही आकार के होते हैं, और कुछ पौधे तो और भी छोटे होते हैं, 1 मीटर से भी कम के होते हैं। उसी तरह से आगे देखिए स्टूडेंट्स, यह 1 वर्षीय, 2 वर्षीय या सदाबहार हो सकता है। 1 वर्षीय का मतलब ये स्टूडेंट्स हुआ कि यदि हम एक पौधे को लगाते हैं, नील का पौधा लगाते हैं, तो वो 1 वर्ष तक जीवित रहेगा। कई बार ऐसा है कि कुछ ऐसी वेराइटीज है जो 2 वर्षों तक जिंदा रहेगी, और कुछ ऐसी वेराइटी है जो सदाबहार है, जो मतलब बहुत लंबे समय तक जीवित रहेगी और सभी मौसम में वो मतलब जीवित रहेगी। वो सदाबहार किस्म का हो गया। ठीक है, और इसकी पत्तियां जो है हल्की हरी, है ना, हल्की हरी मतलब ज्यादा डीप ग्रीन नहीं होता है ना, हल्की हरी और इमली के पत्तों के समान छोटी छोटी होती है,
और स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि वास्तव में जो नील होता है वो नील के पौधों की पत्तियों से ही बनता है। ठीक है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स देखिए स्क्रीन पे आप देख सकते हैं नील के पौधे, है ना, नील के पौधे। आप नील के पौधों को थोड़ा बहुत आप इस पिक्चर के माध्यम से आप अनुभव कर सकते हैं। इसमें जो उसका फूल है वो हल्का बैगनी रंग का है। ठीक है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स आप और एक तस्वीर देखिए, ठीक है। नील के पत्ते, नील के पत्तों को आप ध्यान से देखिए, है ना। आप यहां देख सकते हैं नील के पत्ते हल्के हरे रंग के हैं। और यहां पे देखिए यहां जो फूल है उसका रंग हो गया गुलाबी, है ना। यहां गुलाबी रंग का फूल हुआ, यानी इसके जो फूल का रंग है वो गुलाबी भी हो सकता है, नीला भी हो सकता है, हल्का नीला भी हो सकता है, और उसके बाद में वायलेट कलर का भी हो सकता है, बैगनी कलर का भी हो सकता है, होता है। ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहां पे देखिए नील के पत्तों से तैयार रंजक, है ना, देखिए यही है डाई स्टफ जो कि नील के पत्तों से तैयार किया गया है, और इसका औद्योगिक उपयोग काफी अधिक था 18वीं शताब्दी में। ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्क्रीन पे आइए स्टूडेंट्स, देखिए नील के पुष्प यानी कि फूल गुलाबी अथवा बैगनी रंग के होते हैं। नील के पौधों की पत्तियों के प्रसंस्करण यानी कि प्रोसेसिंग से नील रंजक यानी कि डाई स्टफ प्राप्त किया जाता है। इसके फूल मंजरियों में लगते हैं, जैसे आम की मंजरियां लगती है उस तरह से। ठीक है। उसके बाद देखिए लंबी लंबी बबूल की तरह फलियां लगती है, इसमें फलियां भी लगती है, हालांकि वो हमारे किसी काम का नहीं है। और आगे देखिए नील के पौधों की 300 से भी अधिक प्रजातियां यानी कि स्पीसीज होती है, मतलब काफी वेराइटीज है नील के पौधों का। ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम लोग आ जाते हैं नील विद्रोह के बारे में जानने के लिए। ठीक है। ब्रिटिश भारत का इतिहास और नील विद्रोह। तो ब्रिटिश भारत का इतिहास जो है वो नील विद्रोह के बिना जो है वो अधूरा है ना। तो देखिए एक समय ऐसा आया जबकि इसी सुनहरे नील की खेती के लिए बंगाल के किसानों को मारा पीटा जाने लगा। अब देखिए क्या परिस्थिति आती है, उनसे जबरदस्ती नील की खेती कराई जाती, किसानों को उनके सबसे उपजाऊ जमीन पर नील की खेती करनी पड़ती थी, लेकिन नील के पौधे मिट्टी की सारी ताकत खींच लेती। इस वजह से नील की कटाई के बाद धान की खेती करना संभव नहीं था। ठीक है स्टूडेंट्स। अब आगे देखिए स्टूडेंट्स, बंगाल में नील की खेती के नाम पर दशकों तक क्या शताब्दियों तक, है ना, जुल्मों सितम का दौर चला। फिर शुरू हुआ नील विद्रोह, इंडिगो रिवोल्ट, है ना। 1859 में यानी 1857 का जो सिपाही विद्रोह है उसके 2 साल बाद 1859 में बंगाल के हजारों रैयत यानी कि जमीन के मालिकों ने या जो किसानों ने नील की खेती से इनकार कर दिया। सबसे पहले इस विद्रोह की शुरुआत आज के पश्चिम बंगाल राज्य के नदिया जिले के गांव गोविंदपुर से 1858 में शुरू हुई, और विद्रोही का नाम था दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। ठीक है स्टूडेंट्स, आप भारत के नक्शे में नदिया जिले को पश्चिम बंगाल की स्थिति को भी समझते हुए आप जानने का प्रयास कीजिए। देखिए सबसे पश्चिम की ओर देखिए यहाँ पे झारखंड और बिहार दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स, उसके ऊपर नेपाल। ठीक है। और उससे दाहिनी ओर देखिए पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश, है ना। और पश्चिम बंगाल राज्य में देखिए ये जो स्थान दिखाई दे रहा है, ठीक है, यहाँ पे ये आसमानी रंग में दिखाया गया है और तीर चिन्ह के माध्यम से यहाँ दिखाया हुआ है नदिया जिला, पश्चिम बंगाल। यहीं पे स्टूडेंट्स नील विद्रोह की शुरुआत हुई थी। तो जब कभी भी आपसे पूछा जाएगा कि नील विद्रोह की शुरुआत कहां से हुई थी, तो आपको बताना है कि आज का जो पश्चिम बंगाल राज्य है उस पश्चिम बंगाल राज्य के नदिया जिले में एक स्थान है, एक गांव है जिसका नाम है गोविंदपुर, है ना।
स्टूडेंट्स नदिया जिले में वो स्थान, उस स्थान का नाम है गोविंदपुर। उसी स्थान से नील विद्रोह की शुरुआत हुई। विद्रोह का मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि किसानों ने इस बात के लिए बिल्कुल मना कर दिया कि हम लोग अब नील की खेती नहीं करेंगे, या करेंगे तो अपनी शर्तों पे करेंगे, है ना। यहां तो नियम अंग्रेजों ने ऐसे बना के रखे हुए थे कि नील की खेती भी वही लोग करवाते थे और उसका मूल्य भी वही लोग तय करते थे। यानी एक प्रकार से जो भारतीय किसान है वो बंधुआ मजदूर की तरह अंग्रेज बागान मालिकों के अंडर में काम करते थे। ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि चैप्टर 3 के इस पहले वीडियो के माध्यम से मैंने नील विद्रोह को और नील की खेती और उस समय की जो व्यवस्था थी नील की खेती के संदर्भ में, उसको मैंने भरसक बताने का प्रयास किया। इसके बावजूद स्टूडेंट्स नील विद्रोह के ऊपर में एक और वीडियो मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा जिसका सीरियल होगा 26, है ना। तो 26 नंबर वीडियो का आप लोग इंतजार कीजिए और आप नील विद्रोह की जो संपूर्ण स्थिति उस वक्त थी उसको आप जानने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट्स ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। और मैं आपको बता दूं कि आप लोगों को अपने पाठ्य पुस्तक के 36 नंबर पेज से लेकर के 39 नंबर पेज तक 36, 37, 38 और 39 इसका आपको अध्ययन करना है। और एक बात जो मैं बार बार दोहराता हूं वो बात आपको याद रखना है कि पाठ्य पुस्तक का अध्ययन जरूर करना है। आप वीडियो भी देखें और पाठ्य पुस्तक का अध्ययन भी करें। तो ठीक है स्टूडेंट्स, इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। जय हिंद स्टूडेंट्स।